हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे BA फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के यानी कि BA पार्ट 1 के जो सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं थे वो हिंदी का पेपर ले रखे थे। आज उनका एनालिसिस किया जाएगा कि कितने में क्वेश्चन करके आए हैं और कितने क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और कैसे आपका क्वेश्चन आया था। तो ये सारी चीज़ें आज आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और दोस्तों, जो हमारे वीडियो में आज आप लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने हैं वो लाइक कर दिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो का नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जो आपको पढ़ना हो आपके सब्जेक्ट के अनुसार। सबसे बड़ी बात दोस्तों आपका ये होगा कि हिंदी में कौन से प्रश्न पूछे गए थे और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था कि जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा आता है। तो ये एनालिसिस करते हैं, तब हम जाके अपने पेपर को क्रैक करते हैं। तो सारे यूनिवर्सिटियों के लिए है, जो हिंदी के छात्र छात्राएं हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो क्वेश्चन एक होता है और आप लोग ज़रूर क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से तैयार करते रहिए। आइए चलते हैं आपके प्रश्न यानी कि प्रश्न पत्र की तरफ। सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें दोस्तों, यहाँ पे आपका दे रखा है BA पार्ट 1 सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 का दे रखा है। यहाँ पे नई शिक्षा नीति के अनुसार हिंदी सब्जेक्ट होगा, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। टाइमिंग आपको पता ही 3 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क आपका 75 नंबर का दे रखा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, पेपर का कोड ये आपका है। तो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से संबंधित आपका प्रश्न पत्र होगा, यानी कि आपका जो पेपर दे रखा है वो क्या देखा है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। अब आपका यहाँ पे होगा निर्देश। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त है। प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। खंड A सेक्शन A में आपका रहेगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन आपका आता है कि कार्यालय हिंदी का आशय स्पष्ट कीजिए। कार्यालय हिंदी का मतलब क्या होता है? आशय का मतलब होता है इसका अर्थ स्थापित की अर्थ बताइए या फिर आप इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जैसे भी आप लोग को आता है वैसे भी आप लिख सकते हो। तो हम आपको बताएंगे इसमें कि किस तरीके से लिखना है। अब इसमें आप हेडिंग लिखेंगे कार्यालय हिंदी। सबसे बड़ी बात आप इसमें लिखेंगे कि कार्यालय हिंदी का आशय लिखेंगे। इसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार कहा गया है वह भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो राष्ट्रभाषा है। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी जी के अनुसार कहा गया है वह भाषा जो एक दूसरे से दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है। यह भाषा अत्यंत शिष्ट तथा औपचारिक होती है। तो ये कहा कि ये कार्यालय हिंदी के अंतर्गत आता है। तो ये होता है कार्यालय की अलग अलग जो विद्वान हैं, जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, उन्होंने कहा कि वह भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो राष्ट्रभाषा है, वही हमारी ही हिंदी भाषाएं होती है। तो राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी हिंदी है, आप लोगों को पता ही है। तो ये जो स्वीकृत दिया गया है वो हमारा राष्ट्रभाषा से ही है। तो राष्ट्रभाषा जो है वो कार्यालय हिंदी ही है। अब इसमें आप लिखेंगे दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए। हेडिंग डालेंगे इसमें आप पारिभाषिक शब्दावली। इसमें लिखना होगा कि पारिभाषिक शब्दावली से संदर्भित प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं निम्नवत है। इसमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। तो पहले आप लिखेंगे श्री गोपाल शर्मा जी ने लिखा है आपका कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई है वो, यानी कि पारिभाषिक शब्द का मतलब होता है जिसकी सीमा हो, जैसे ये सीमा है तो इस सीमा के अंतर्गत रहना ही इसी को कहते हैं बांध दिया गया हो। तो जो पारिभाषिक शब्द है उसे बांध दिया गया हो है। जैसे अंग्रेजी का शब्द है डेकोइटी यानी हिंदी में उसके लिए डकैती शब्द है। डेकोइटी आपका इंग्लिश में डकैती जिसे हम बोलते हैं, ये रघुवीर जी के अनुसार कहा गया है। उसकी परिभाषा कर दी गई है कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उसको हम डकैती कहेंगे। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं। उसके बाद श्री गोपाल शर्मा जी
ने लिखा है कि पारिभाषिक शब्द वह शब्द है जो कि किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया हो, तो इसे हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकारी पत्र किसे कहते हैं। सरकारी पत्र का मतलब क्या होता है। सरकारी पत्र में लिखेंगे आप, इसमें लिखना है सरकारी पत्र में आपको कि राष्ट्र के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुसंगठित सरकार की आवश्यकता होती है। यह सरकार कार्य संचालन की सुविधा के लिए अनेक कार्यालय खोलती हैं। ये कार्यालय देश के कोने कोने में एक छोर से दूसरे छोर तक फैले होते हैं। इसका सबका आपसी संबंध पत्रों द्वारा स्थापित होता है और शासकीय कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा एक कार्यालय विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को लिखे गए पत्र शासकीय अथवा सरकारी पत्र कहलाते हैं। तो ये होते हैं सरकारी पत्र। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा, यानी कि निविदा से आप क्या समझते हैं। निविदा का मतलब क्या होता है। निविदा में लिखेंगे आए दिन समाचार पत्रों, विविध सरकारी निर्माण कार्य हेतु निविदा सूचना प्रकाशित होती रहती है। निविदा की सारी शर्तें, निर्माण कार्य का विवरण और निविदा सूचना में दिया रहता है। निविदा का एक निर्धारित प्रपत्र होता है जो एक निश्चित मूल्य पर निविदा की सूचना देने वाला कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है और इस प्रपत्र को भरकर निर्धारित सुरक्षित धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करना होता है। एक निश्चित तिथि पर भी सभी निविदा करने वालों को के समक्ष इसे खोला जाता है और पूर्व निर्धारित शर्तों पर खरी उतरने वाली निविदा को स्वीकृति दे दी जाती है और निविदा की स्वीकृति के बाद संबंधित ठेकेदार अपना कार्य शुरू कर देता है। तो ये होता है निविदा। निविदा का मतलब होता है दोस्तों आपका कि किसी सूचना को हम कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है और किसी मुहरबंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करें या फिर निश्चित निविदा तिथि में उस निविदा को किसी भरने वाले के समक्ष में खोला जाए और उस निविदा को एक संबंधित ठेकेदार अपना कार्य शुरू करे, यानी कि जो भी कार्य स्टार्ट होना है उस निविदा के अनुसार ही शुरू होगा। फिर पांचवा क्वेश्चन आपका आता है टिप्पण का अर्थ समझे, यानी टिप्पण का मतलब क्या होता है। अब टिप्पण में लिखेंगे आप कि हिंदी में टिप्पणी शब्द का प्रयोग अंग्रेजी शब्द का मतलब होता है नथिंग। क्या होता है? नथिंग। नथिंग के हिंदी पर्याय रूप में किया जाता है। प्रत्येक कार्यालय या विभाग में उसके कार्य से संबंधित अनेक प्रकार के पत्र आते हैं। जैसे ही किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त होता है वैसे ही कार्यवाही का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक अंतिम निपटारा नहीं हो जाता है, यानी कि कोई भी काम शुरू होता है और जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता है उसे क्या कहते हैं? टिप्पण कहते हैं। या पत्र आदि के निपटाने के लिए समय समय पर जो अभियुक्तियाँ लिखी जाती हैं उन्हें हम टिप्पण कहते हैं या टिप्पणी कहते हैं। इस प्रकार टिप्पण एक प्रक्रिया है और टिप्पणी उसका प्रतिफल क्या है? उसका प्रतिफलित रूप है। सेंट्रल सेक्रेटरी एंड मैनुअल्स ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में टिप्पणी का व्याख्या करते हुए कहा गया है टिप्पणी वे अभियुक्तियाँ हैं जो किसी विभागाधीन कागजों के संबंधी में लिखी जाती हैं और उनके निस्तारण में सहूलियत हो सके। तो ये होता है आपका टिप्पण। टिप्पण का अर्थ। उसका फिर पल्लवन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पल्लवन से आप क्या समझते हैं। अब इसमें पल्लवन में लिखेंगे अंग्रेजी विद्वान बेन के अनुसार पल्लवन का अर्थ होता है किसी कथन को एक परिच्छेद में विस्तृत करना, यानी कि किसी कथन को एक परिच्छेद यानी कि किसी परिच्छेद में विस्तृत करना। इसमें मूल विचार की विकृति करने तथा अवांछनीय सामग्री देने का निषेध होता है। पल्लवन के द्वारा हम किसी भावपूर्ण वाक्यांश को या वाक्य सूत्र, कथ्य या लोकोक्ति, नीतिवचन या सूक्ति, कुंभित भाव या विचार रूपी कली को फूल रूप से प्रस्तुत करते हैं जिससे उसका अर्थ रूपी
जो सौरभ सामान्य जनों को भी सहज रूप से मिल सके। पल्लवन के अभ्यास से हृदय के बंद कपाट खुल जाते हैं और मस्तिष्क में नवीन विचारों का संचरण होने लगता है और बुद्धि की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। भाषा शैली में निखार आता है तथा विचारों में परिपक्वता आ जाती है। ये पल्लवन के अंतर्गत आपका आता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है, प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है। अब प्रतिवेदन में आप लिखेंगे कि भूत अथवा वर्तमान किसी विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध या संक्षिप्त विवरण को हम प्रतिवेदन कहते हैं। अथवा जैसे भूत अथवा वर्तमान की जो विशेष घटना है, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध मतलब समझते हो आप कि क्रम से चलता हुआ और संक्षिप्त विवरण को हम क्या कहते हैं, प्रतिवेदन कहते हैं। वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाता है। प्रतिवेदन का मतलब होता है दोस्तों आपका रिपोर्ट, या फिर किसी का हम डाटा तैयार करके उसके प्रति हम रिपोर्ट तैयार करें तो इसे हम प्रतिवेदन कहते हैं। अब ये प्रतिवेदन का मतलब इसमें आपका आएगा कि प्रतिवेदन लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला तो आपका आएगा इसमें कि प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए। नंबर दूसरा आपका आएगा कि घटना या किसी कार्यवाही की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए। तीसरा आपका आएगा कि इसकी भाषा सरल और शैली सुस्पष्ट हो। चौथा आपका आएगा इसमें कि पुनरुक्ति दोष नहीं हो, यानी एक ही बात को बार बार भिन्न रूपों में नहीं लिखना चाहिए। और छठा नंबर आपका आएगा कि इसके लिए एक सटीक शीर्षक जरूर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रतिवेदन का मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है कि सूचना, समाचार अथवा शिकायत आदि अर्थ ले आते हैं। प्रतिवेदन का एक विशेष अर्थ भी है कि किसी कार्य योजना, परियोजना, समस्या आदि पर किसी उच्च अधिकारी द्वारा नियुक्त सीमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, जिसमें उस योजना या समस्या का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। अब फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 8वां नंबर, कंप्यूटर का पूर्ण रूप लिखिए। कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या होता है। कंप्यूटर का पूर्ण रूप में आप लिखेंगे कि कंप्यूटर का मतलब होता है सी का मतलब होता है कॉमनली। कॉमनली का मतलब आप लोग समझते हो कॉमनली का क्या मतलब होता है। कॉमन का मतलब होता है सामान्य। उसके बाद में फिर आपका आता है ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड, यानी कि ऑपरेटेड का मतलब होता है चलाने वाला। एम मतलब होता है एम मतलब मशीन, मशीन का मतलब होता है यंत्र। फिर आपका आता है पी मीन्स पार्टिकुलरली का मतलब होता है, पार्टिकुलर का मतलब होता है विशिष्ट या मुख्य रूप से चलाने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं विशिष्ट। उसके बाद फिर यूज्ड का मतलब होता है आपका उपयोग। उसके बाद फिर आपका टी आता है टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाने वाला। फिर ई का मतलब होता है एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। रिसर्च, उसका ना फिर आपका आता है आर से होता है रिसर्च का मतलब होता है आप लोग किसी चीज़ पे हम गणना करें या फिर उसे हम सर्च करें। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि मदद करता है अर्थमेटिक और लॉजिक कैलकुलेशन करने में। कंप्यूटर में एक अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट भी स्थित होता है जिसे हम ALU कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर का पूर्ण रूप। उसके बाद में फिर आपका आता है नौवां क्वेश्चन कि वेबसाइट का क्या अर्थ है। वेबसाइट का मतलब क्या होता है। इसमें आप लिखेंगे कि वेबसाइट का अर्थ होता है कि वेब यानी कि पेज जिसे हम कहते हैं, वेब पेज सूचना का एक अंश है। वेब पृष्ठों में HTML का प्रयोग करके निर्मित किया जाता है। HTML एक पद्धति है जो इंटरनेट पर फाइलें तथा हाइपर टेक्स्ट फाइलें स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं वेबसाइट में जैसे किसी चीज़ पे आपका गूगल हो गया सर्च इंजन, तो आपको भी ये होता है वेबसाइट में किसी सर्च इंजन को हम वेबसाइट कहते हैं। जो सर्च इंजन होता है जैसे गूगल हो गया, आपका याहू हो गया, उसका ना फिर जीमेल हो गया,
इस पे हम लोग सर्च करेंगे तो आपका जो डाटा मिलता है वो आपका आता है वेबसाइट के अंतर्गत। 10वां आता है आपका कि हिंदी भाषा के विभिन्न फ़ॉन्ट का उल्लेख कीजिए। अब हिंदी भाषा के जो विभिन्न फ़ॉन्ट हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे फ़ॉन्ट का मतलब होता है, आप लोग को पता है फ़ॉन्ट का मतलब होता है भाषा के शब्द, यानी कि किस भाषा में कौन से अक्षर लिखे जाते हैं। जैसे उर्दू का हो गया, फिर आपका बांग्ला हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। जैसे जैसे अब हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, अक्षर ए का आपका आ गया, उसको हम फ़ॉन्ट पे चेंज करेंगे, ए आ गया कैपिटल स्मॉल, जैसे इंग्लिश हो गया। उसके बाद में फिर आपका हिंदी में आता है, हिंदी में छोटा आ गया। तो ये फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, जैसे आ लिखना है तो आ में हम केवल आ लिखे देते हैं, उसके में बड़ी ई हो जाता है। तो अब जैसे बड़ी ई में जाती है तो ता पर बड़ी मात्रा, तो ये फ़ॉन्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से फ़ॉन्ट का मतलब होता है जैसे जब हम किसी भाषा को किसी अक्षरों में लिखते हैं या किसी दीर्घ में लिखते हैं तो उसे हम फ़ॉन्ट कहते हैं, यानी कि अलग अलग फ़ॉन्ट को अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये होता है हिंदी भाषा के विभिन्न फ़ॉन्ट। तो ये 2-3 तरीके से मिलते हैं आपको। अब हिंदी भाषा में जैसे होता है कि ये टाइप फेस अक्षर होते हैं, ये अलग अलग शैलियों में लिखे होते हैं जो छापे के लिखावट में विभिन्नता और सौंदर्य प्रदान करती हैं। फ़ॉन्ट कई प्रकार के होते हैं जो लिखावट को अलग अलग डिज़ाइन प्रदान करते हैं और फ़ॉन्ट्स तकरीबन सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। जैसे आपका हिंदी भाषा में पहला तो आपको मिलेगा फ्रैंकलिन गेटिक, और दूसरा आपको मिलेगा गिल्सन्स एम्प्टी, और तीसरा हार्लो सॉलिड। तो इस प्रकार हम फ़ॉन्ट्स को तैयार कर सकते हैं और अच्छे अच्छे डिज़ाइनों में हम लिख सकते हैं। तो इसे होता है आपका हिंदी फ़ॉन्ट। अब आपका नेक्स्ट आता है खंडवा। खंडवा में आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं मैंने आपको एक एक करके सारा चीज़ बता दिया। तो दोस्तों वीडियो तो अच्छी लगी तो ज़रूर एक दूसरे को शेयर करते रहिए, जिससे कि वो उनका भी आप क्वेश्चन भी होता रहे और आप लोग का भी सारा पेपर क्लियर होता रहे। अब खंडवा में आपका आएगा कि निर्देश, इस खंड में कुल 8 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको 5 प्रश्न के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का अधिकतम 2 शब्दों में लिखना है, और प्रत्येक जो अंक निर्धारित किया वो 7 नंबर का एक क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन, कार्यालय हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए और यह साहित्यिक हिंदी में किस तरह भिन्न है, ये आपका प्रश्न। इसमें लिखेंगे कार्यालय हिंदी का स्वरूप। संवैधानिक रूप से कार्यालय हिंदी के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कार्यालय हिंदी के उद्देश्य को समझने के लिए राजभाषा हिंदी तथा उसके संवैधानिक प्रावधानों को जानना आवश्यक है। सामान्य नागरिक राजभाषा हिंदी को भ्रमवश राज्यों को हिंदी मानते आए हैं, लेकिन राजभाषा का प्रयोग अंग्रेजी यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। इसका तात्पर्य राज की भाषा से है। राज की भाषा से यहाँ अभिप्राय राजकाज की भाषा, प्रशासन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा या कार्यालय की भाषा से है। यह विदित ही है, हिंदी भाषा पिछले 1000 वर्षों में भारत का प्रधान भाषा रही है और ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले राजकाज के लिए ही हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया था, क्योंकि उस समय तक भारत की जनता अंग्रेजी नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व भाषा बनाने के लिए सभ्यता और संस्कृति के प्रति आकर्षित करने के लिए सन 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को शासन की भाषा के रूप में स्थापित किया। उसके बाद में फिर आपका आता है कि सन 1947 में संविधान सभा के गठन के बाद से ही राजभाषा की चर्चा जाने लगी है और उस समय हिंदुस्तानी या अंग्रेजी में से किसी एक को राजकाज का भाषा बनाने में बहस हुई। बाद में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द को रख दिया गया, और किंतु लंबे समय तक चली बहसों के बाद आखिरकार 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। भारतीय संविधान में राज्य संबंधी जो प्रावधान दिया गया है वो आपको 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और इन अनुच्छेद को अध्यायों में विभाजित किया गया है और उन संवैधानिक प्रावधानों को यथानुरूप यहाँ दिया जा रहा है। आमतौर पर सरकारी कार्यालयों में कार्य प्रणाली से अपरिचित लोग को इस बात का ज्ञान नहीं होता है
कि सामान्य जिस जीवन में जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं वह कार्यालयी हिंदी नहीं। इतना नहीं, विश्व के अनेक देशों में समान बोलचाल की भाषा में, जिसे हम राष्ट्रभाषा कहा जाता है और सरकारी राजकाज की भाषा एक ही है, उन देशों में जब एक ही भाषा होने के बावजूद उसका प्रयोगात्मक के समय भ्रम रहता है, तो भारत जैसे देश में यह और भी अस्पष्ट हो जाता है कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध इस समय 22 भाषाओं के राष्ट्रीय भाषाओं का एक स्थान देगा। इसलिए संवैधानिक रूप से भारत एक राष्ट्रभाषा नहीं है। इसलिए आम समाज में बोली जाने वाली हिंदी और कार्यालय हिंदी की प्रक्रिया में भिन्नता का ज्ञान समाज का होना अनिवार्य है। वैसे तो सामान्य हिंदी भाषा और कार्यालय हिंदी में आपसी संबंध आत्मकता भी है और इन दोनों की भाषिक संरचना या व्याकरणिक आधार एक ही है। सामान्य हिंदी और मौखिक रूप से भले ही व्याकरण सम्मत न हो, लेकिन सामान्य हिंदी की लिखित रूप मूलतः व्याकरणिक आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रशासनिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए। प्रशासनिक शब्दावली का विकास भाषा को वैज्ञानिक और तकनीकी अभिव्यक्ति को क्षमता प्रदान करने के लिए आवश्यक है। ज्ञान विज्ञान की आधिकारिक शाखाओं में नई नई तकनीकी प्रगति और अन्य खोजों को अभिव्यक्त करने में समर्थ भाषा को भावी के सामाजिक दृष्टि से विकास और समृद्धि भाषा माना जाता है या फिर उससे शासन करने वाले माने जाते हैं। जो शब्द सामान्य व्यवहार और भाषा में प्रयुक्त न होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम यानी कि प्रश्नावली शब्दावली कहते हैं। उसके बाद फिर गोपाल शर्मा डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार है कि प्रशासनिक शब्दावली ऐसे शब्दों को कहते हैं जो केवल विभिन्न विज्ञानों और शास्त्रों में सुनिश्चित अर्थ का प्रयोग करते हैं, जिनकी उन विचारों और शास्त्रों के संदर्भ में परिभाषा दी जाती है। जैसे अद्वैतवाद हो गया, कथानक हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। चूँकि इस प्रकार के शब्दों की परिभाषा दी जाती है, इसीलिए इन्हें हम प्रशासनिक शब्द कहते हैं। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अब इसमें लिखेंगे कि सरकार जब किसी निर्णय, प्रस्ताव अथवा आदेश विशेष को व्यापक रूप से प्रचारित या प्रसारित करने के लिए समाचार पत्रों को विज्ञप्ति जारी करते हैं तो उसे हम कम्युनिक कहा जाता है। इसका प्रयोग सामान्य कार्यों के लिए नहीं करते, बल्कि इसे विशेष अवसरों पर किया या मतलब आपको कि विशेष अवसरों पर जारी किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी, व्यक्ति और एजेंसी प्रेस कम्युनिक जारी करने के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेश मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, समाज सेवा विभाग तथा विदेशी दूतावास या राजदूत प्राधिकृत करने के लिए किया जाता है। जारी करने की स्थितियां कब कब होती हैं? पहला, दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो या प्रधानमंत्रियों, विदेश मंत्रियों की वार्ता तथा लिए गए निर्णयों के अवसर पर ये किया जाता है प्रेस विज्ञप्ति। दूसरा, किसी नीति के निर्णय के लिए घोषणा के समय। तीसरा, दूसरे देशों के साथ दौत्य राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और संबंधों में घोषणा करने का समय। उसका फिर आपका आता है चौथा नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के संस्तुतियों की घोषणा के समय। पांचवा आता है विशेष राजकीय निर्णयों के जानकारी देने के समय। उसके बाद में फिर आपका आएगा कि प्रेस नोट सरकारी कार्यालयों, शासन अधीनस्थ कर्मचारियों तथा अधिकारियों और सामान्य व्यक्तियों को संबंधित व्यक्तियों को एक सूचना पहुंचाने के लिए सरकारी गजट या समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और इन्हें भी प्रेस विज्ञप्ति की भांति जारी किया जाता है। तो ये आपका आता है प्रेस विज्ञप्ति के अंतर्गत। उसका भी संक्षेपण का तात्पर्य को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका चौथा नंबर है कि संक्षेपण का तात्पर्य क्या है। अब आपका आएगा इसमें संक्षेपण। संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना। संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना या सार प्रस्तुत करना, या छोटा सा आपका सार हो गया उसे प्रस्तुत करना, सार संक्षेप आदि। इस प्रकार संक्षेपण का अर्थ होता है एक बड़े अनुच्छेद में व्यक्ति के विचारों का समाज शैली में प्रस्तुत सार संक्षेप। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी के शब्दों में कहा गया है कि संक्षेपण किसी अवतरण अथवा किसी प्रपत्र अथवा किसी एक विषय पर लिखे गए अनेक प्रपत्रों या पत्रों आदि के सार तत्व अथवा मूल विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की कला है। तो ये होता है आपका संक्षेपण।
संक्षेपण की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार से है। पहला तो आपका मूल सार, दूसरा आपका आता है क्रमबद्धता, तीसरा आपका संक्षिप्तता और चौथा आपका आता है स्पष्टता और पांचवा आपका आता है व्यवहारिक भाषा और प्रवाहमयता। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 5वां नंबर कि पल्लवन के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए एक उदाहरण दीजिए। पल्लवन का सिद्धांत क्या है ये आपको यहाँ पे हम बताएंगे। अब लिखेंगे आप इसमें पल्लवन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका आएगा इसमें कि पल्लवन भी एक प्रत्यक्ष कथन से बचना चाहिए। दूसरा आपका आएगा कि इसमें पारिभाषिक, अव्यवहारिक, क्लिष्ट और ध्रुव शब्दों का प्रयोग वर्जित है। तीसरा आपका आएगा इसमें कि पल्लवन उत्तम पुरुष में नहीं होना चाहिए। तीसरा पल्लवन में लंबे लंबे वाक्य त्याग देना चाहिए। पांचवा आता है कि इसमें समाज शैली से बचे। छठवां पल्लवन के लेखन में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सातवां असंगत और प्रासंगिक बातों का पल्लवन से उल्लेख नहीं करना चाहिए। आठवां नंबर शब्द प्रयोग, वर्तनी और व्याकरणगत अशुद्धियों से बचना चाहिए। नवा पल्लवन करते समय मूल को कोई भाव या विचार छूटने न पावे। फिर 10वां विचार श्रृंखला में क्रमबद्धता या एक सूत्रता का होना वांछित है। नेक्स्ट पॉइंट अनावश्यक विस्तार से बचे और संस्कृतिष्ठ और समास बहुल भाषा में बचना चाहिए। मूल के भाव या प्रतिपाद्य विषय को बिना समझे पल्लवन की प्रक्रिया आरंभ नहीं करनी चाहिए। तो ये आपका आ गया सिद्धांत उसके। और पल्लवन का जो उदाहरण है वो एक शब्द का पल्लवन है, यानी कि कहा गया एक शब्द का पल्लवन। पहला तो आपका आता है ईर्ष्या, या एक शब्द में आपका है ईर्ष्या। दो या दो से अधिक शब्दों का पल्लवन है कविता क्या है। तो ये आपका आता है उदाहरण में कि जैसे दुख या दुख को देखकर दुख होता है ईर्ष्या के बारे में, तो वैसे ही दूसरे के सुख या भलाई को देखकर भी एक प्रकार का दुख होता है। इसे हम ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या की उत्पत्ति कई भावों या संयोग में होती है। इसका प्रादुर्भाव बच्चों में कुछ देर में देखा जाता है और पशुओं में शायद होता ही नहीं है। ईर्ष्या एक संकर भाव है जिसकी संप्राप्ति आलस्य, स्वाभिमान और नैराश्य के योग में होती है। जब दो बच्चे किसी खिलौने के साथ के लिए झगड़ते हैं तब कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक उस खिलौने को लेकर फोड़ देता है जिससे वह कभी किसी के काम नहीं आता है। और इस अनुमान हो सकता है कि उस लड़के में मन में यही रहता है कि चाहे वह खिलौना मुझे मिले या ना मिले, दूसरे के काम में ना आए, अर्थात उसकी स्थिति मुझसे अच्छी ना रहे। और ईर्ष्या पहल इसी रूप में व्यक्त होती हैं। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कंप्यूटर के विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए। अब कंप्यूटर के विकास क्रम के बारे में हम आपको बताएंगे। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा की कंप्यूट की क्रिया से बना है जिसका अर्थ गणना करना अथवा कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करने वाला। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो गणनाएं करती हैं या गणनाएं करने की हमारी सहायता करती हैं। कंप्यूटर का आविष्कार आज के लगभग 300 वर्ष पहले चीन में हुआ और इस पहले कंप्यूटर का नाम अबेकस था। आज भी अबेकस का प्रयोग चीन के प्राइमरी स्कूलों में होता है। अबेकस की तरह के ही यंत्र को हमारे देश में प्राइमरी स्कूलों में गिनती गिनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो कंप्यूटर का विकास अबेकस तथा नेपियर बोनस के आविष्कार के साथ हुआ तथा बाद में वल्जे पास्कल द्वारा बनाई गई मशीनों ने कंप्यूटर के विकास को उन्नत किया। किंतु वर्तमान कंप्यूटर में विकास 20वीं सदी में हुआ और अर्थात वर्तमान कंप्यूटर के विकास की 5 पीढ़ियों में बांटा गया। पहला तो आपका आता है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो है वो उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था और इस पीढ़ी में लगभग 1946 से 1955 तक माना जाता है। उसके बाद में फिर आपका आता है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, यानी कि सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर बना था। इसमें ये जो माना जाता है वैज्ञानिक 1959 से 1969 में, और इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। उसका फिर तीसरा आपका आता है तृतीय
पीढ़ी का कंप्यूटर। इसमें द्वितीय पीढ़ी में इंटरनल इंटीग्रेटेड सर्किट की आईसी चिप लगी होती है और ये बेहद बहुत छोटा आकार का होता है। उसमें चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर जो 1975 से 1980 तक, यानी 1969 से 1975 तक माना गया और 1975 से 1980 तक आपका चतुर्थ पीढ़ी तक माना गया है। उसके बाद में फिर हम आपको बता दें कि इसमें सिलिकॉन चिप या कंप्यूटर के सभी इंटीग्रेट को लगाया जाता था, यानी कि जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। फिर पांचवा आपका आता है इसमें कि पंचम पीढ़ी में ये 70 दशक में महंगे तथा शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, किंतु 90 दशक के साधारण माइक्रो प्रोसेसर बाजार आ चुके हैं। इसमें आपका 1993 इंटेल द्वारा निर्मित प्लेटिनम प्रोसेसर के बाजार में लोकप्रियता हासिल करना हुआ और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में एक विशेषता इनकी भंडारण क्षमता अधिक होती थी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईमेल की महत्ता पर प्रकाश डालिए। ईमेल का मतलब क्या होता है? ईमेल में आप लिखेंगे कि दो या दो से अधिक एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों द्वारा एक दूसरे को सूचनाएं ग्रहण करना और भेजना ईमेल कहलाता है। आजकल ईमेल का प्रचलन अधिक बढ़ गया है। ईमेल पर सूचना भेजना डाक से भी सस्ता है। ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यावसायिक सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है और कंप्यूटर प्रोग्राम में भी ईमेल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ईमेल में आप लोग एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हो। उसके बाद में फिर आपको जो कोई भी आप पीडीएफ में फ़ाइल भेज सकते हैं। किसी चीज़ को आप ड्राइव के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को आप भेज सकते हैं, डाटा को आप उसको स्टोर कर सकते हैं। उसमें से आपको जो भी टेक्स्ट मैसेज आपको चाहिए सारा चीज़ उसमें आपको ईमेल में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें 8वां नंबर कि सोशल मीडिया के सामाजिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है? अब सोशल मीडिया में सामाजिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। किसी भी सामाजिक मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग एक अच्छा साधन है। आजकल लगभग हर चीज़ को सोशल मीडिया में उसकी उपस्थिति में नापा जा रहा है। हर संस्था, व्यक्ति, सरकार, कंपनी, साहित्यकर्मी से समाजकर्मी तक और नेता से अभिनेता तक को सोशल मीडिया में उनके वजन, प्रभाव और लोकप्रियता की कसौटी पर तौला जा रहा है। अब दरअसल दो प्रमुख आयाम है, एक उसका शुद्ध भाषिक आयाम और जिसमें उसके शब्दों को वाक्य रचना, व्याकरण, शब्दकोश आदि में ध्यान रहता है। दूसरा भाषा का परिवर्तन, अर्थों, प्रभाव और आदि पर ध्यान दिया जाता है। सोशल मीडिया पर असर बस नकारात्मक ही नहीं, ट्विटर जैसे मंचों के शब्द सीमा ने भी बात को चुस्त और कम शब्दों में कहने के अभ्यास में संभव बनाया है। सोशल मीडिया में सार्वजनिक अभिव्यक्ति और एक बड़े समुदाय के लीडर पर भी रोक टोक और नियंत्रण अपनी सोच, अनुभव पहुंचाना संभव बनाकर करोड़ों लोगों की एक नई ताकत है। और इन मंचों में सार्वजनिक विमर्श की गुणवत्ता बढ़ी है, स्तर बेहतर हुआ और इन टूक राय देना संभव नहीं, क्योंकि संसार में कुछ एकांगी या दिशात्मक नहीं होता है। उसका ना फिर आपको पता है सेक्शन सी, यानी कि खंड बा। मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बता दिया। खंड सा में आपको बताएंगे किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए और उत्तर अधिकतम 500 शब्दों में होना चाहिए। उसके बाद में फिर आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रेस विज्ञप्ति क्या है, इसके उद्देश्य एवं स्वरूप पर सविस्तार प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन है कि पत्राचार का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है तीसरा नंबर कि प्रारूपण का अर्थ, सामान्य परिचय एवं लेखन पद्धति को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालिए। तो ये चारों क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो में दो क्वेश्चन करके बता दूंगा, जिसमें आपको समझने और पढ़ने में आसानी होगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक करके बता दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में ज़रूर उपस्थित होंगे। इसी का अलविदा दोस्तों।